तो आज हम सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं और इसकी कुछ सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी केस स्टडीज पर एक नजर डालेंगे। हमारे पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स की एक खास रिपोर्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में विफलता के केस स्टडीज। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बड़े बड़े ढांचे, पुल, बांध, इमारतें, ये आखिर क्यों और कैसे ढह जाते हैं। ये सिर्फ तबाही की कहानियां नहीं है। नहीं, ये इंजीनियरिंग की दुनिया की जासूसी कहानियों की तरह है, जहां हर दरार, हर गलती वो एक सुराग है। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। ये एक बेहतरीन नजरिया है, क्योंकि देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में आप किसी बड़ी परियोजना का प्रोटोटाइप या टेस्ट रन नहीं कर सकते। सही बात है। आप गोल्डन गेट ब्रिज का एक छोटा मॉडल बनाकर उसे टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। हर ढांचा अपने आप में पहला और आखिरी होता है। इसलिए पिछली गलतियों से सीखना वही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। तो मतलब हर प्रोजेक्ट एक लाइव एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल। और ये विफलताएं कभी किसी एक वजह से नहीं होती। ये डिजाइन की गलती, खराब मटेरियल, बनाने में लापरवाही और कभी-कभी तो प्रकृति की ऐसी ताकत जिसका किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था। हाँ, इन सब के एक घातक मिश्रण का नतीजा होती हैं। तो चलिए दुनिया की सबसे मशहूर विफलता से शुरू करते हैं, जो आज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पीसा की झुकी हुई मीनार। हाँ, पीसा की मीनार। ये करीब 60 मीटर ऊंची है और इसका बनना 1173 में शुरू हुआ था। और कमाल की बात यह है कि ये 800 से ज्यादा सालों से लगातार झुक रही है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर ये बनते बनते ही झुकने लगी थी तो उन्होंने काम रोका क्यों नहीं? क्या उन्हें लगा कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी, या उस समय के ज्ञान में कोई कमी थी? दोनों ही बातें थीं। उन्हें पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, मीनार का निर्माण 3 चरणों में लगभग 200 सालों तक चला। 200 साल? हाँ, जब पहली 3 मंजिलें बनी तभी जमीन धंसने लगी और मीनार झुक गई, और इसी वजह से काम लगभग 100 साल के लिए रुक गया। अच्छा। और शायद इस लंबे ब्रेक ने ही मीनार को बचा लिया, क्योंकि मिट्टी को स्थिर होने का समय मिल गया। मतलब गलती से ही कुछ अच्छा हो गया, कह सकते हैं। जब काम दोबारा शुरू हुआ तो इंजीनियरों ने एक तरफ के पत्थरों को दूसरी तरफ से ज्यादा ऊंचा बनाकर झुकाव को ठीक करने की कोशिश की। एक मिनट, मतलब उन्होंने मीनार को थोड़ा केले के आकार में बनाया ताकि ऊपर का हिस्सा सीधा लगे। बिल्कुल, एक गलती को दूसरी गलती से ढकने की कोशिश। कमाल है। लेकिन आखिरकार इसे गिरने से बचाया कैसे गया? मैंने सुना है कि 1990s के दशक में काफी कोशिशें हुई। हाँ, और कुछ तरीके तो मतलब बहुत ही अजीब थे। एक तरफ 690 टन शीशे के वजन रखे गए ताकि उसे सहारा मिल सके। बाप रे। फिर उन्होंने जमीन को तरल नाइट्रोजन से जमाने की भी कोशिश की, लेकिन उसका उल्टा असर हो गया। मीनार और झुक गई। तो फिर काम क्या आया? बहुत अजीब है। क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने मीनार के नीचे से बस मिट्टी खोद कर निकाल दी? हाँ, ये तो ऐसा है जैसे किसी के पैरों के नीचे से कालीन खींच लेना। हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत ही नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीके से। उन्होंने मीनार के ऊंचे वाले हिस्से की नीचे से बहुत धीरे धीरे ड्रिल करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाली। और आइडिया क्या था इसके पीछे? आइडिया ये था कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से मीनार खुद ही उस खाली जगह में थोड़ी सीधी हो जाएगी। ये एक बेहद नाजुक सर्जरी की तरह था, जिसमें सालों लगे होंगे। हाँ, सालों लगे, लेकिन इसने 800 साल पुरानी इस समस्या को स्थिर कर दिया। कमाल है। मतलब समाधान मीनार को ऊपर से धकेलना नहीं, बल्कि उसके नीचे की जमीन को ही व्यवस्थित करना था। पीसा की मीनार तो एक धीमी गति की विफलता थी। अब बात करते हैं एक ऐसी विफलता की जो पलक झपकती हो गई। ट्रांसकोना ग्रेन एलिवेटर, 1913। हाँ, आप सोचिए, 20 मंजिला ऊंची एक विशाल कंक्रीट की इमारत जिसमें हजारों टन गेहूं भरा है, अचानक एक तरफ धंसने लगती है और 24 घंटे के अंदर 27 डिग्री तक झुक जाती है। और ये खाली नहीं थी, ये लगभग पूरी तरह से भरी हुई थी। उस समय सॉइल मैकेनिक्स यानी मृदा यांत्रिकी का विज्ञान वो अपने शुरुआती दौर में था। अच्छा। जमीन कितना वजन झेल सकती है इसकी गणना करने के कोई भरोसेमंद तरीके नहीं थे। उस एलिवेटर को बनाने से पहले कोई मिट्टी की जांच यानी बोरिंग्स नहीं की गई थी। कुछ भी नहीं? नहीं, उन्होंने बस मान लिया कि नीचे की चिकनी मिट्टी वजन सह लेगी। तो वे बस अंदाजा लगा रहे थे? इतनी भारी इमारत को बिना जांची परखी जमीन पर बनाना, तो ये तो एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा है। बिल्कुल, और वे ये जुआ हार गए।
लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? जब वो विशाल ढांचा झुका और धंसा तो वो एक तरह से एक पूर्ण पैमाने का परीक्षण या फुल स्केल टेस्ट बन गया। मतलब एक अनचाहा एक्सपेरिमेंट। हाँ, कई सालों बाद जब कार्ल टजागी जैसे इंजीनियरों ने सॉइल मैकेनिक्स के सिद्धांत विकसित किए तो उन्हें अपने सिद्धांतों को साबित करने के लिए असली डेटा की जरूरत थी। और ट्रांसकोना का डेटा उनके हाथ लग गया। उनके लिए सोने की खान जैसा था। उन्होंने गणना की कि उनके सिद्धांतों के अनुसार जमीन को कितना धंसना चाहिए था और वो असल में हुए धंसाव से लगभग मेल खाता था। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर वो एलिवेटर उस दिन नहीं धंसता तो आज भी हम शायद कमजोर जमीन पर विशाल इमारतें बनाने का जोखिम उठा रहे होते? एक तरह से हाँ। क्या उस एक विफलता ने हजारों भविष्य की आपदाओं को होने से रोक दिया? हाँ, उस एक नाटकीय विफलता ने ये साबित कर दिया कि जमीन के व्यवहार को समझे बिना निर्माण करना कितना खतरनाक है। इसने सॉइल टेस्टिंग को हर बड़ी सिविल इंजीनियरिंग परियोजना का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया। तो एक विफलता ने इंजीनियरिंग के लिए एक नया और बेहद जरूरी मानक तैयार किया। बिल्कुल। 28 का सेंट फ्रांसिस बांध, ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग आपदाओं में से एक थी, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इसके पीछे एक ही शख्स का नाम था, विलियम मुलहलैंड। वो लॉस एंजल्स के वाटर सिस्टम के चीफ इंजीनियर थे। मैंने इनके बारे में पढ़ा है। स्वाशिक्षित थे, पर बहुत इज्जत थी उनकी। बहुत ज्यादा। उन्होंने ही लॉस एंजल्स तक पानी लाने वाला मशहूर एक्वाडक्ट बनाया था। सेंट फ्रांसिस बांध उसी सिस्टम का हिस्सा था। लेकिन शायद उनकी यही प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास उनके पतन का कारण बना। कैसे? मेरा मतलब है, उन्होंने क्या गलती की? कई गलतियां। पहली और सबसे बड़ी, निर्माण के दौरान उन्होंने बांध की ऊंचाई 10 फुट और बढ़ा दी ताकि ज्यादा पानी जमा हो सके। और इसके लिए डिजाइन को बदला नहीं, इस बदलाव के लिए डिजाइन में कोई जरूरी गणना या बदलाव नहीं किए गए। दूसरी बात, जिस जगह बांध बनाया गया वहां की भूविज्ञानिक संरचना यानी जियोलॉजी बेहद अस्थिर थी। मतलब? घाटी की एक दीवार एक तरह के चट्टान से बनी थी और दूसरी दीवार बिल्कुल अलग तरह की। ये ऐसा था जैसे दो अलग अलग चीजों को एक साथ चिपकाने की कोशिश करना। ये बात मुझे चौंका रही है। क्या उस जमाने में ये आम बात थी? मतलब कोई भी एक इंजीनियर इतनी बड़ी परियोजना बिना किसी दूसरे की राय के बना सकता था? उस समय ये असामान्य नहीं था, खासकर जब इंजीनियर मुलहलैंड जितना प्रतिष्ठित हो। तो कोई स्वतंत्र समीक्षा नहीं हुई? डिजाइन की किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल द्वारा समीक्षा नहीं की गई थी। उन्होंने खुद ही सब कुछ तय किया और बांध में अपलिफ्ट रिलीफ जैसे जरूरी सुरक्षा उपाय भी नहीं थे, जो नीचे से लगने वाले पानी के दबाव को कम करते हैं। हाँ, जब बांध टूटा तो पानी की 125 फुट ऊंची लहर ने 54 मील तक सब कुछ तबाह कर दिया। ओह! समीक्षा एक स्वतंत्र सरकारी पैनल द्वारा करना अनिवार्य कर दिया गया। तो एक व्यक्ति की चूक ने पूरे सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। सेंट फ्रांसिस का मामला दिखाता है कि डिजाइन प्रक्रिया में मानवीय अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है। लेकिन क्या होता है जब डिजाइन तो सही हो, पर हम प्रकृति की किसी ऐसी ताकत को ही ना समझ पाए जो हमारे ढांचे से टकराने वाली है? ये हमें 1940 के टकोमा नैरोज ब्रिज की कहानी पर लाता है। हाँ, गैल्पिंग गर्टी, उछलती हुई गर्टी। ये पुल अपने बनने के दिन से ही हवा में बहुत अजीब तरह से लहराता था। लोग उस पर गाड़ी चलाने जाते थे, सिर्फ उस रोलर कोस्टर जैसे अनुभव के लिए। बिल्कुल। लेकिन 7 नवंबर 1940 को सिर्फ 68 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में ये लहराना एक भयानक नाच में बदल गया। मैंने उस पुल का वीडियो देखा है और वो आज भी परेशान करता है। वो स्टील और कंक्रीट का ढांचा किसी कपड़े की तरह लहरा रहा था। उसे देखकर यकीन करना मुश्किल है कि वो असली है। पर हवा तो हमेशा चलती है, दूसरे पुल क्यों नहीं ऐसे टूटते? यही सबसे बड़ा सवाल था। उस पुल को स्थिर भार जैसे गाड़ियों का वजन सहने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किया गया था। विफलता का कारण था एरोडायनामिक अस्थिरता। इसे आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, अगर आप हवा में एक कागज का पन्ना सपाट पकड़ें तो वो फड़फड़ाने लगता है ना? हाँ। लेकिन अगर आप उसे मोड़कर एक पाइप बना लें तो वो स्थिर हो जाता है। उस पुल का डेक उस सपाट पन्ने की तरह था, बहुत पतला और सपाट, जिससे हवा उसे आसानी से उठा और मरोड़ सकती थी। तो हवा सिर्फ पुल को धकेल नहीं रही थी? नहीं, बल्कि वो उसे अपने साथ एक लय में नचा रही थी, जब तक कि वो खुद ही टूट नहीं गया। बिल्कुल सही। हवा के झोंकों ने पुल में एक छोटा सा कंपन शुरू किया और फिर हर अगला झोंका उस कंपन को बढ़ाने लगा। इसे रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा।
के डिजाइन में हवा के इस फड़फड़ाने वाले प्रभाव का अंदाजा ही नहीं लगाया था। तो इस एक घटना ने सस्पेंशन पुलों के डिजाइन का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अब हर बड़े पुल का मॉडल पहले विंड टनल में टेस्ट किया जाता है। अब तक हमने जितनी भी विफलताओं की बात की वे सभी अचानक और नाटकीय थी। एक इमारत झुक गई, एक बांध फट गया, एक पुल टूट गया। लेकिन क्या विफलता हमेशा ऐसी ही दिखती है? नहीं, या ये दशकों तक जमीन के नीचे चुपचाप भी पनप सकती है? लव कैनाल की कहानी शायद इसी धीमे जहर का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक बिल्कुल अलग तरह की और शायद ज्यादा डरावनी विफलता है। कहानी 1940s के दशक में शुरू होती है, जब होकर केमिकल कंपनी ने एक अधूरी नहर को अपने रासायनिक कचरे के लिए डंप साइट की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने करीब 22,000 टन जहरीला कचरा स्टील के ड्रमों में भरकर वहां दफना दिया। और फिर उन्होंने उस जमीन का क्या किया? 1953 में उन्होंने वो जमीन नियाग्रा हाउस स्कूल बोर्ड को बेच दी। कितने में? सिर्फ $1 में। $1। उन्होंने एक जहरीले कचरे का ढेर एक स्कूल बनाने के लिए सिर्फ $1 में बेच दिया। क्या उन्होंने बताया कि जमीन के नीचे क्या है? उन्होंने अनुबंध में एक चेतावनी डाली थी, लेकिन उसके खतरे को बहुत कम करके आंका था। जल्द ही उस जमीन पर एक स्कूल और उसके आसपास घर बन गए। और फिर दशकों तक सब ठीक लगता रहा, लेकिन 1970 के दशक के मध्य में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण भूजल स्तर बढ़ गया। अच्छा। पानी ने नीचे दबे स्टील के ड्रमों को गला दिया और जहरीले रसायन ऊपर की ओर रिसने लगे। और उसका क्या नतीजा हुआ? नतीजा भयानक था। लोगों के बगीचों से अजीब बदबूदार काला कीचड़ निकलने लगा। बच्चों के खेलने के मैदानों से रासायनिक ड्रम जमीन फाड़कर बाहर आ गए। हे भगवान। घरों के बेसमेंट में जहरीला पानी भर गया और फिर लोगों के स्वास्थ्य पर असर दिखने लगा। उस इलाके में जन्मजात बीमारियां, गर्भपात और कैंसर की दर असामान्य रूप से बढ़ गई। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की विफलता नहीं है, ये तो पूरी तरह से नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की विफलता है। बिल्कुल। आखिरकार 1978 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने वहां आपातकाल की घोषणा की। सैकड़ों परिवारों को उनके घर खाली करने पड़े। इस घटना ने पूरे अमेरिका को झकझोर दिया और इसके सीधे परिणाम के रूप में 1980 में सुपरफंड कानून बना। और ये क्या था? ये एक ऐतिहासिक कानून था जिसने कंपनियों को उनके द्वारा पैदा किए गए खतरनाक कचरे की सफाई के लिए जिम्मेदार ठहराया, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। लव कैनाल ने हमें सिखाया कि कुछ विफलताएं दशकों बाद सामने आती हैं और उनकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। सही कहा। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है, ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग की पाठ्यपुस्तक का हर जरूरी अध्याय किसी न किसी बड़ी तबाही के बाद ही लिखा गया है। पीसा की मीनार ने हमें मिट्टी के व्यवहार को समझना सिखाया, ट्रस्कोना ने सॉइल मैकेनिक्स की नींव रखी, सेंट फ्रांसिस बांध ने डिजाइन की स्वतंत्र समीक्षा को अनिवार्य बना दिया, और चैकुमा नैरोज ने हवा की ताकत का सम्मान करना सिखाया, और लव कैनाल ने हमें एक ऐसी जिम्मेदारी सिखाई जो कंक्रीट और स्टील से परे है, पर्यावरणीय जिम्मेदारी। ये सभी सबक आज इंजीनियरिंग के मानक नियम बन चुके हैं। तो आज कोई भी इंजीनियर इन सिद्धांतों को नजरअंदाज करने की सोच भी नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमने सभी बड़ी गलतियों से सीख लिया है। क्या अब हम पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं, या हम बस अगली बड़ी अनदेखी गलती की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमें अभी पता ही नहीं है? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हमने मजबूत नींव बनाना, हवा और भूकंप जैसी ताकतों का सामना करना और कचरे का प्रबंधन करना सीख लिया है। ये हमारे जाने पहचाने दुश्मन है। हाँ, लेकिन आज के अनजान अज्ञात क्या है? क्या हम आज ऐसी प्रणालियां या संरचनाएं बना रहे हैं जिनकी विफलता के तरीके हम अभी तक नहीं समझते? ठीक वैसे ही जैसे टैकोमा ब्रिज के निर्माता एरोडायनेमिक्स को नहीं समझते थे। मतलब अगला टैकोमा ब्रिज क्या हो सकता है? शायद विफलताओं के अध्ययन का अगला क्षेत्र कंक्रीट और स्टील में होगा ही नहीं। तो फिर कहाँ? हो सकता है वो उन जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में हो जो हमारे पावर ग्रिड और ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं, या शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ढांचों में जहां हम पूरी तरह नहीं समझते कि एआई कैसे निर्णय ले रहा है। और जलवायु परिवर्तन, या फिर सबसे बड़ा अज्ञात, जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले तूफान, बाढ़ और गर्मी के सामने हमारे मौजूदा शहर और पुल कितने लचीले हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर करना जरूरी है।